नमस्कार मित्रों, और मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों आपको स्वागत है। मित्रों, यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि मित्रों आज की क्लास में हम लोग डीपली डिस्कशन करेंगे वाद्य यंत्रों की संपूर्ण जानकारी। मित्रों, वाद्य यंत्र से संबंधित मित्रों एग्जाम्स में प्रश्न आते ही आते हैं, अतः साथियों वाद्य यंत्र की संपूर्ण जानकारी के लिए मित्रों क्लास को अंतिम समय तक मित्रों आप जरूर ज्वाइन कीजिए। मित्रों बताते चले कि इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे मित्रों म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं, अतः प्रतिदिन रात्रि 8 बजे मित्रों क्लास को सेशन को जरूर ज्वाइन करें। किसी दिन आपको मिस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है मित्रों। यदि आप बीपीएससी, स्टेट, डीएसएसबी, नेट, केवीएस, ईएमएस की मित्रों तैयारी कर रहे हैं तो साथियों यह क्लास आपके लिए बेटर है। सबसे पहले मित्रों हम लोग जानेंगे वाद्य यंत्र का परिचय। वाद्य यंत्र आखिर होता क्या है, नहीं वाद्य यंत्र क्या है, नहीं सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे। साथियों बताते चले कि आदिकाल से भारत में विभिन्न प्रकार के वाद्यों का प्रयोग होता रहा है और होता रहेगा भी, नहीं कभी खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है होता रहा है और वाद्यों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारतीय संगीत के विभिन्न वाद्यों का प्रमाण रामायण, उपनिषद आदि ग्रंथों में मित्रों देखने के लिए मिलता है। मतलब कहने का मतलब कि भारतीय संगीत के विभिन्न वाद्यों का प्रमाण जो है प्रूफ जैसे मित्रों रामायण में भी देखने के लिए मिलता है, उपनिषद में भी, महाभारत में भी, और विभिन्न प्रकार के मित्रों ऐसे ग्रंथ है जिसमें मित्रों जैसे वाद्य यंत्रों का जैसे प्रूफ प्रमाण मिलता है। नहीं कालांतर में गायन विद्या को समृद्ध करने के लिए विभिन्न प्रकार के वाद्यों का निर्माण हुआ तथा इन्हें उपयोग में लाया गया। नहीं जैसे जैसे मित्रों आवश्यकता पड़ा वैसे वैसे जैसे इन्हें उपयोग में लाया भी गया और इसमें डेवलप भी किया गया। नहीं मित्रों तत्पश्चात भारतीय सभ्यता के आधार पर विविध चिंतन मनन पद्धति से, ठीक है मुनिशियों द्वारा नई वाद्यों का 4 वर्गों मित्रों जैसे वर्गीकृत किया गया। मतलब कहने का मतलब मित्रों कि जो संगीतज्ञ के विशेषज्ञ हुए, जो संगीतज्ञ के संगीत के बारे में डीपली जानकारी रखने वाले जो ऋषि मुनि थे या फिर प्रकांड विद्वान थे, उन लोग को मित्रों मध्य अनुसार सभी एक चिंतन करके जैसे वाद्य को मित्रों 4 वर्गों में विभक्त किए हैं। अब आपके एग्जाम से मांगेंगे कि वाद्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के मित्रों आपको टिक और करना पड़ेगा। नहीं सबसे पहले मित्रों हम लोग जानेंगे सारंग देव द्वारा लिखित संगीत रत्नाकर, ठीक है संगीत रत्नाकर के लेखक कौन हुए, तो सारंग देव में वाद्यों को मुख्य 4 वर्गों में इस प्रकार विभाजित किया गया है। मतलब सारंग देव जो है अपने सबसे प्रचलित किताब संगीत के क्षेत्र में संगीत रत्नाकर मित्रों वाद्य को कितने भागों में बांटा, कितने भागों में वर्गीकृत किया, तो 4 भागों में। सबसे पहला आपका तत् है, दूसरा का सुशीर है, तीसरा का अवनद है, चौथा मित्रों घन है। मित्रों और फट से बताइए कि 4 में से पहला क्या है, तत् है, दूसरा का आपका सुशीर है, तीसरे नंबर पर अवनद है और चौथा पर क्या है, घन है। तत् सुशीर अवनद घन, तत् सुशीर अवनद घन। तो सीरियल नंबर से पूछता है कि तीसरा नंबर पर कौन से वाद्य यंत्र आता है, तो आपको अवनत टिक आउट पर करना पड़ेगा। सबसे बड़ा खाव तीसरा है, याद रखिए जो सबसे बड़ा खाव कौन है, तीसरा नंबर पर है, बाकी तो सब छठी जाएगा डायरेक्ट हो। नहीं तत् पहले है, घन बाद में है, ये कौन बच गया, सुशील। साथियों आगे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग तत्ववाद के बारे में तो जानेंगे कि तत्ववाद आखिर है क्या। नहीं मित्रों केयर कीजिएगा, जिन वाद्यों में तात अथवा तार द्वारा स्वर उत्पन्न होते हैं या तार को छोड़ने से स्वर की उत्पत्ति होती है उसे हम तत्ववाद कहते हैं। नहीं कितना डिफिनेशन आपको दिया जा रहा है, आपको इसको नोट कर लेना चाहिए माइंड में या कॉपी में। कॉपी में यदि नोट आप कर लेते हैं तो कभी भी भविष्य में आपको काम आ सकता है। अपने दिमाग में नोट करते हैं और यदि खुदा न खास भूल जाते हैं तो गड़बड़ है। नहीं एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा, जिन वाद्यों में तात अथवा तार द्वारा स्वर उत्पन्न होते हैं
मित्रों उसको क्या बोलते हैं, तत्ववाद मित्रों बोला जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे में ध्यान दीजिएगा, जैसे में आपका सितार तत्ववाद है, ठीक है, तानपुरा तत्ववाद है, सारंगी तत्ववाद है, वायलिन तत्ववाद है, ठीक है, इत्यादि। ठीक है मित्रों, बिना तत्ववादों की जननी मानी जाती है, बिना जो है तत्ववादों की जननी मानी जाती है। मतलब तत्ववाद मित्रों आपके पास कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे सितार, तानपुरा, ध्यान दीजिएगा, सितार, तानपुरा, सारंगी, वायलिन, वीणा, ठीक है, सभी के सभी मित्रों क्या है, तो तत्ववाद का मित्रों, तत्ववाद के अंतर्गत आने वाला मित्रों वाद्य यंत्र है। नहीं, अब तो हम लोग जानेंगे कि तत्ववाद को जैसे मित्रों कितने वर्गों में बांटा गया है, तत्ववाद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तत्ववाद कितने प्रकार के होते हैं मित्रों, ध्यान दीजिएगा। तत्ववाद आपको दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का। पहला है तत्व और दूसरा का आपका वितत है। पहला जो आपका मित्रों तत्व है, तत्व ऐसे लिखा है, हलंत लगा हुआ, ठीक है, तत्व, और दूसरा का वितत, नहीं हलंत टाइप करते समय छूट गया है। तो मित्रों तत्ववाद के बारे में डीपली आपको डिस्कशन कर दिए। तत्ववाद के कितने प्रकार है, तो दो प्रकार है, ये भी आपको मित्रों क्लियर कर दिए। नहीं, इसके बाद 2 नंबर में मित्रों वाद्य यंत्र में आता है सुशीर वाद्य यंत्र। नहीं, जो वाद्य फूंक या हवा के माध्यम से बजते हैं, जो वाद्य फूंक या हवा के माध्यम से बजते हैं, वैसे वाद्य को मित्रों सुशीर वाद्य की श्रेणी में आते हैं। वैसे वाद्य सुशीर वाद्य की श्रेणी में मित्रों आते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल बांसुरी, हारमोनियम, शहनाई, क्लारनेट, शंख और तुरही इत्यादि जो मित्रों हैं सुशीर वाद्य के अंतर्गत आते हैं। नहीं मित्रों, बीपीएससी टीआरई 4 में पूछा हुआ था क्वेश्चन कि शंख जो है किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। तो बहुत हमारे जो मित्र थे, हमारे जो साथी थे, हमारे शिष्य थे मित्रों, बहुत सारे जो है से घन में भी मित्रों मार करके आ गए, जो कि गलत है। ठीक है, तो इसे घबराना नहीं है, फिर भी लड़कों को रिजल्ट अच्छा हुआ। तो सुशीर वाद्य मित्रों किसको बोलेंगे, जो वाद्य फूंक या हवा के माध्यम से बजते हैं, वाद्य मित्रों सुशीर वाद्य की श्रेणी में आते हैं। उसके अंतर्गत कौन, बांसुरी है, हारमोनियम है, शहनाई है, क्लारनेट है, शंख है, तुरी है। इस प्रकार मित्रों आगे ध्यान दीजिएगा। तीसरा का मेरा वाद्य है अवनद वाद्य। तीसरा क्या है, अवनद वाद्य। मित्रों बारीकी से खेल कीजिएगा कि अवनद वाद्य के अंतर्गत मित्रों क्या क्या आता है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, वाद्यों का तीसरा प्रकार जिसे अवनद वाद्य कहते हैं, ठीक है, मुख्यतः जिन्हें ताल वाद्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ताल वाद्य मित्रों कहा जाता है। अवनद वाद्य को और किस नाम से जानते हैं, तो मित्रों ताल वाद्य के नाम से हम लोग जानते हैं। साथियों ध्यान दीजिएगा, अवनद वाद्य मित्रों चमड़े से मढ़े हुए होते हैं। इन वाद्यों के मढ़े हुए चमड़े पर आघात करने से आवाज उत्पन्न होता है। नहीं, कितना इंपॉर्टेंट चीज है आपको जानना है अवनद वाद्य के बारे में। यदि साथियों अवनद वाद्य के बारे में यदि डीपली डिस्कशन आप नहीं जान पाए तो साथियों मेरे मित्रों बहुत ज्यादा दिक्कत होने की चांस है। ठीक है, क्योंकि मित्रों यह एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, अवनद वाद्य जैसे इन वाद्यों के नाम इस प्रकार हैं, मतलब अवनद वाद्य के आपके सामने मित्रों कुछ एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं, उसको आप नोट कीजिए। नहीं, उसको क्या कीजिए, नोट कीजिए साथियों, और ध्यान दीजिएगा कि तबला, पखावज, ढोलक, नगाड़ा, खंजरी, डमरू इत्यादि जैसे मित्रों अवनद वाद्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये सभी के सभी कौन से वाद्य के अंतर्गत आते हैं, तो अवनद वाद्य के अंतर्गत मित्रों आते हैं। आपको याद रखने की जरूरत है। यदि मित्रों आप नहीं याद रखते हैं तो एग्जाम में यदि आ जाएंगे कि जैसे तबला जैसे कौन से वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है, तो अवनद वाद्य। ये आप अवनद वाद्य टिक आउट कीजिएगा कब है, जब याद रखिएगा तब। एक महत्वपूर्ण सूचना मित्रों दे रहे हैं कि इतना ठंड है, कड़ाके की ठंड पड़ रहा है, उसके बावजूद भी मित्रों हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है,
और जिस तरीका से हम लोग एक साथ जुड़े हुए हैं उसी तरीका से मित्रों लगातार जैसे हम लोग को क्लास को ज्वाइन करते रहना है। मित्रों जो भी हमारे साथी अभी तक पैकेज नहीं परचेज किए हैं उनसे मित्रों आग्रह है कि साथियों आप पैकेज को जरूर परचेज कर लें, अन्यथा बहुत बड़ा मित्रों परेशानी होगा। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो तुरंत आप जैसे फॉर्म भरिएगा, तुरंत पढ़िएगा कि तुरंत एग्जाम दीजिएगा, मतलब बहुत बड़ा क्रिटिकल कंडीशन खड़ा हो जाता है। अतः पैकेज परचेज करना अति आवश्यक है। 4 नंबर का मित्रों वाद यंत्र मेरा घन्यवाद। चौथा क्या है? घन्यवाद है। मित्रों घन्यवाद पे मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा। वादों का अंतिम प्रकार घन्यवाद कहलाता है। 4 बताया था ना कि वाद 4 प्रकार के है, तो वाद्यों का अंतिम प्रकार मित्रों घन्यवाद कहलाता है। इस श्रेणी के वाद्यों में मित्रों किसी धातु या लकड़ी के प्रहार से स्वरों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, किसी धातु या लकड़ी के प्रहार से मित्रों स्वर की उत्पत्ति होती है। घनवाद की श्रेणी में मंजरी, झांझ, जल तरंग, कांच तरंग इत्यादि आते हैं। ये सभी के सभी जो मित्रों आपको एग्जाम्पल हम दिए सभी जैसे घनवाद के अंतर्गत मित्रों आते हैं। मित्रों पूछा हुआ जल तरंग एग्जाम में, झांझ पूछा हुआ, कांच तरंग पूछा हुआ, मंजिला पूछा हुआ, मित्रों सभी के सभी जो ऐसे प्रश्न जो ऐसे आपको जो हम थ्योरी क्लास ले रहे हैं मित्रों एग्जाम में पूछे हुए प्रश्नों का मित्रों संग्रह करके मित्रों आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। साथियों ध्यान दीजिएगा और आप हमारे साथ अंतिम समय तक मित्रों जरूर बने रहें। इसके बाद मित्रों हम लोग संक्षिप्त इतिहास पढ़ेंगे सितार के बारे में। सितार आखिर है क्या? नहीं, सितार क्या है तो सबसे पहले मित्रों जानेंगे कि सितार जैसे तत्ववाद यंत्र की श्रेणी में आता है। सितार मित्रों तत्ववाद श्रेणी के अंतर्गत मित्रों आता है। नहीं, वर्तमान समय में तत्ववाद में सितार सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य है, इसीलिए मित्रों हम आपके पास इसको लाए हैं। इस वाद्य के आविष्कारक के विषय में विद्वानों के अनेक मत हैं। कुछ विद्वान के मतानुसार सितार का आविष्कार 13वीं-14वीं शताब्दी मित्रों माना जाता है। ठीक है, 1296 से 1316 ईस्वी तक मित्रों अमीर खुसरो ने की। सितार का आविष्कार किसने किया? तो अमीर खुसरो ने की, जो कि भारत के प्राचीन शासक अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक सुप्रसिद्ध कवि और संगीतज्ञ हुआ करते थे। उन्होंने एक वीणा के आधार पर सितार का आविष्कार किया। उस समय सितार पर 3 ही तार रखे गए थे तथा इनका नाम इनका नाम सहतार रखा गया। सितार को पहले क्या बोला जाता था? तो सहतार बोला जाता था। सितार को मित्रों पहले सहतार बोला जाता था। फारसी में ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार मित्रों फारसी में जो है फारसी में सह का अर्थ होता है 3 संभव। उसी के आधार पर मित्रों अमीर खुसरो ने वीणा का नामकरण सहतार दिया, जिसे आगे जाकर मित्रों सितार के नाम से पुकारा गया। 3 तार की जगह 7 तार लगाए गए। सितार में सहतार में जो मित्रों 3 तार होते थे, अब कितना तार लग गए? तो 7 तार लग गए। 7 तार मित्रों किसने ऐड किया? तो अमीर खुसरो साहब। ठीक है, इस प्रकार मित्रों आगे ध्यान दीजिएगा। दूसरे मतानुसार सितार पूर्णतः भारतीय वाद्य है और यह वाद्य पारसियों से भारत में आया। ठीक है, 1 तार, 2 तार, सहतारा, चहतारा, पंचतारा क्रमशः 1 2 3 4 तार वाले वाद्य आज भी पारसियों के लोक संगीत में मित्रों व्यवहारिक रूप में मित्रों प्रयोग होता है। 14वीं शताब्दी में इस वाद्य के प्रचार में अमीर खुसरो का विशेष हाथ रहा। इसके बाद 1719 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के समय में सितार में 3 तारों की वृद्धि हुई। सितार 6 तार का हो गया। ठीक है, और कुछ समय तक इसी प्रकार चलता रहा। फिर कुछ वर्षों बाद इसमें 1 तार बढ़ाकर 7 तार दिए गए और पर्दों की संख्या 14 से बढ़ाकर 19 और 21 कर दी गई। ठीक है, तो मित्रों आपको यह पेज याद रखने की अति आवश्यकता है। ठीक है, इसके बाद मित्रों आगे हम लोग ध्यान देंगे
सितारवाद का सचित्र वर्णन, मतलब सितारवाद के बारे में तो आपको डीपली डिस्कशन देंगे। सबसे पहले मित्रों तुम्बा, ठीक है, यह सितार के सबसे नीचे का भाग होता है जो डांड के नीचे रहता है। यह आकार में गोल होता है, ऐसे पूरा गोल नहीं होता, गोल होता है, ठीक है, होता है और विशेष प्रकार की लौकी या कद्दू का बना होता है। मित्रों सितार का जो मित्रों तुम्बा होता है किसके बना होता है, तो लौकी या कद्दू का मित्रों बना होता है। यह अंदर से खाली व हल्का होता है, ठीक है। जब सितार के तार बजते हैं तो इसी तुम्बे के कारण गूंज का झंकार उत्पन्न होती है। इसके बाद मित्रों दूसरा पॉइंट हम आपके पास लेकर के आए हैं तबली। तबली किसको बोलते हैं सितार में, हम लोग इस पर ध्यान देंगे। मित्रों आप हमारे साथ अंतिम समय तक जरूर बने रहें। तुम्बे के ऊपर का भाग जो कि चपटा होता है, तुम्बे के ऊपर का भाग क्या होता है, चपटा होता है और लकड़ी का बना होता है जिस पर घुड़ंच स्थापित करते हैं, उसी को मित्रों क्या बोलते हैं, तबली बोलते हैं। घुड़ंच स्थापित करने का मतलब कि जो मित्रों वायर होता है, तार होता है सितार में, उसको मित्रों कस करके प्रेशर दे करके मित्रों इसी घुड़ंच में उसको जैसे एक्टिव किया जाता है, मतलब कसा जाता है, ठीक है। साथियों आगे ध्यान दीजिएगा, घुड़ंच मतलब ब्रिज, इसे ब्रिज या घोड़ी भी कहते हैं। यह हाथी दांत लकड़ी सिंग की बनी एक छोटी चौकी के आकार की पट्टी होती है, ठीक है, जो तबली के ऊपर रखी जाती है। इसी के ऊपर से होकर के तार खुटिया तक जाते हैं, ठीक है मित्रों, ध्यान दीजिएगा 4 नंबर पॉइंट पर, ठीक है। लंगोट तुम्बे की पर्दों में, ठीक है, लगी कील को लंगोट कहते हैं। पेंदी में लगी मित्रों क्या बोलते हैं, लंगोट कहते हैं। इस कील से तार बांधे जाते हैं, इसे तारदान भी कहते हैं। यहीं से तार शुरू होकर खूंटियों तक जाती है। नहीं, इसके बाद मित्रों 5 नंबर पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, डांड के बारे में। यह सितार में लकड़ी की पोली व लंबी डंडी होती है जो ऊपर एक तख्ती से ढकी होती है, उसे डांड कहते हैं। इसी भाग में सितार के पर्दे बांधे जाते हैं। साथियों ध्यान दीजिएगा, अगले पेज पे मित्रों हम लोग बारीकी से केयर करेंगे सितार वाद्य का सचित्र वर्णन के बारे में। तो 6 नंबर पॉइंट पर हम लोग ध्यान देंगे। गुल्लू, डांड और तुम्बे को जोड़ने वाला स्थान गुल्लू कहलाता है। डांड और तुम्बे को जोड़ने वाला स्थान मित्रों गुल्लू कहलाता है, ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद मित्रों जवारी, ठीक है, घुड़ंच या ब्रिज की ऊपरी सतह को मित्रों जवारी कहते हैं। इसी के ऊपर से होकर तार की खुटिया तक जाते हैं। वाद की झंकार युक्त मधुर ध्वनि इसी से नियंत्रित की जाती है। मित्रों 8 नंबर पॉइंट पर बारीकी से केयर कीजिएगा, पर्दे, ठीक है, यह सितार की डांड पर मित्रों ताल से बंधे हुए पीतल, तांबा या जर्मन सिल्वर की सिलाइयों की तरह मित्रों जैसे अर्धचंद्राकार टुकड़े के होते हैं। नहीं, साथियों आगे ध्यान दीजिएगा, उन्हें पर्दे, ठीक है, तो उन्हें पर्दे कहते हैं, ठीक है। इनका दूसरा नाम सारिका अथवा सुंदरी भी है। पर्दे का दूसरा नाम क्या है, सारिका अथवा सुंदरी। मित्रों आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि शारदा, हो ध्यान दीजिएगा मित्रों, सारिका अथवा सुंदरी किसका अन्य नाम है, टिकट कीजिएगा पर्दे का। है मित्रों ध्यान दीजिएगा, सितार पर इन पर्दों की संख्या 16 से लेकर 24 तक होती है, ठीक है। चल थाट की सितार में 22 से 24 और 16 पर्दे वाले सितार को मित्रों अचल ठाट की संज्ञा दी जाती है। 16 पर्दे वाले सितार को अचल ठाट का सितार कहते हैं या फिर तो उसकी संज्ञा दी जाती है। साथियों आगे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मित्रों बेहद महत्वपूर्ण आपका टॉपिक चल रहा है। मित्रों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अंतिम समय तक मित्रों आप जरूर क्लास को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मित्रों आप ही लोग को मद्देनजर देखते हुए मित्रों बार बार आप लोग का स्टेटमेंट आ रहा था कि सर थ्योरी क्लास स्टार्ट कीजिए, थ्योरी क्लास स्टार्ट कीजिए, तो थ्योरी क्लास आपको स्टार्ट है। 9 नंबर पॉइंट पर हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है, कि आटी
खुटियों की ओर डांड पर पट्टियां होती है। पहली पट्टी जिसके ऊपर से होकर तार जाता है उसे मित्रों आटी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है तो आगे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तार गहन। ठीक है, तार गहन आटी से लगभग 1 इंच की, ठीक है मित्रों, लगभग 1 इंच की दूरी पर मित्रों हाथी दांत की आड़ी पट्टी होती है। ठीक है, इसके मध्य कई छिद्र होते हैं। इसी तार गहन को मित्रों हम क्या बोलते हैं, तो सॉरी इसी को हम क्या बोलते हैं, तो तार गहन कहते हैं। मित्रों आपको याद रखना है क्योंकि तो बहुत ही बेटर महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है साथियों। 11 नंबर में तो मेरा टॉपिक है खुटिया। नहीं, आखिर सितार में खुटियों को क्या काम है। डांड में ऊपर की ओर लकड़ी की गोलाकार कुंजियां होती है। इसके द्वारा ही तार को कसना और ढीला किया जाता है। इन्हीं खुटियों को क्या कहते हैं बताइए, तो खुटी ही कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या तारों के अनुसार होती है, मतलब यह फिक्स नहीं है। जितने तार रहेगा तार के अनुसार मित्रों खुटी का मित्रों निर्णय लिया जाता है। साथियों 12 नंबर पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। मित्रों निरंतर अग्रसर आगे की ओर साथियों हम लोग बढ़ते रहेंगे। नहीं तो 12 नंबर में तो टॉपिक है तार। सितार में लंगोट और खुटियों के मध्य, ठीक है, 7 तार खींचे होते हैं। ये 7 तार महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें पहला, चौथा, छठा और 7वां तार लोहे का होता है। दूसरा, तीसरा मित्रों किसका बना होता है, पीतल का बना होता है। दूसरा, तीसरा, पांचवा किसका मतलब पीतल का मित्रों बना होता है। मित्रों यह टॉपिक आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, 12 नंबर, क्योंकि साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है यहाँ पर। ठीक है साथियों, आगे ध्यान दीजिएगा कि 13 नंबर है मनका। नहीं, बाज का तार जो कि प्रथम तार होता है और जो घुड़ंच और लंगोट के मध्य एक दांत या कांच का मोती जिसके छिद्र से मित्रों तारों को पिरोया जाता है, मतलब उसमें समाया जाता है, उसे मनका कहते हैं। मन का गोल, चपटा, बत्थक की शक्ल का मित्रों आकार का होता है। तारों को मिलाते समय सूक्ष्म अंदर को मित्रों इस मनके के सहायता से ठीक किया जाता है। ठीक है साथियों, इसके बाद मित्रों हम लोग 14 नंबर पॉइंट पर बारीकी से ध्यान देंगे। मित्रों थ्योरी के क्लास आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। डीपली मित्रों मौन धारण करके आपको हमारे साथ जुड़े हुए रहने की जरूरत है। तरबे, ठीक है, सितार के पर्दों की संख्या के अनुसार तरब के तार भी लगाए जाते हैं। मुख्यतः 7 तार के अलावा पर्दे के कुछ नीचे अन्य पतले तार होते हैं, नहीं, जिनकी खुटियां चिंकारी की खुटियों के पास लगी, ठीक है, तो खुटियों के पास लगी रहती है। इन्हीं तरब, इसी को हम क्या बोलते हैं, तरब कहते हैं। मित्रों इनको राग के लगने वाले स्वरों के अनुसार मिलाया जाता है। इनका मुख्य कार्य मित्रों पर्दों के, ठीक है, इनका मुख्य कार्य पर्दों के मुख्य स्वर की प्रतिध्वनि उत्पादन करना। ठीक है, इसके बाद मेरा अगला टॉपिक है मिजराब। क्या है, मिजराब पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। यह पक्के लोहे के तार की आठी नुमा होता है। यह पक्के लोहे के तार की आठी नुमा आकार का होता है। दाहिने हाथ के तर्जनी उंगली में इसका पहनकर सितार के तार को आघात करते हैं, तब सितार कहलाता है। तो कहलाता है सितार कहलाता है। साथियों आगे की ओर ध्यान दीजिएगा। सितार के 7 तार। अब सितार में कितने वायर होते हैं, 7 तार होते हैं। 7 तार के बारे में तो हम डीपली डिस्कशन जानेंगे। पहला तार, यह लोहे या स्टील का होता है। इसे बाज का तार या फिर मित्रों बोल तार भी कहते हैं। यह मंद्र सप्तक के मध्यम स्वर में मित्रों मिलाया जाता है। ठीक है, 2 नंबर पॉइंट है साथियों आपका दूसरा और तीसरा तार। ठीक है, दूसरा और तीसरा तार मित्रों फिर कीजिएगा। ये दोनों तार जोड़े के तार कहलाता है।
इन्हें मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर में मित्रों मिलते हैं। ठीक है, ये दोनों तार पीतल के बने होते हैं। ये दोनों तार किसके बने होते हैं? तो पीतल के मित्रों बने होते हैं। नहीं, इसके बाद में तो दूसरा तीसरा के बाद हम लोग पढ़ेंगे चौथा नंबर। चौथा तार मित्रों यह भी जैसे लोहे या स्टील का मित्रों बना होता है। नहीं, इसमें पंचम का तार कहते हैं। ठीक है, इसे मंत्र प में मित्रों मिलते हैं, या मंत्र प में मित्रों दिखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद मित्रों पांचवा तार। ठीक है, यह पीतल का होता है और जोड़ी के चारों से लगभग दुगना मोटा होता है। जोड़ी के तारों से लगभग दुगना मोटा होता है। इसे अति मंद्र सप्तक के मित्रों अति मंद्र सप्तक के पंचम में मिलाते हैं। इसे मित्रों लाज का तार भी कहा जाता है। इसे मतलब लाज का तार मित्रों कहते हैं। इस प्रकार साथियों ध्यान दीजिएगा, यह आज का अंतिम टॉपिक है मित्रों। सितार तार के मित्रों 7 तार होते हैं। तो मित्रों हम लोग जैसे 5वां तक पढ़ लिए, छठा पर मित्रों ध्यान देंगे। छठा तार साथियों के लीजिएगा, यह स्टील का होता है और मोटाई में चौथी तार से कुछ कम होती है। ठीक है, इसे मध्य सप्तक के षड्ज में मित्रों मिलाते हैं। ठीक है, इसे चिंकारी के तार भी मित्रों कहा जाता है। मतलब छठा तार को चिंकारी के तार मित्रों कहते हैं। इसके बाद तो 7वां तार, तो ध्यान दीजिएगा 7वां तार आपको क्या कह रहा है। यह तार भी स्टील का होता है। यह तार मित्रों सितार के अन्य तारों से मित्रों पतला होता है। नहीं, और इसे तार षड्ज सा अथवा मंद्र सप्तक के माध्यम से मित्रों मिलाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार साथियों जैसे इसे चिंकारी तार या पपैया का तार भी कहते हैं। चिंकारी का तार का नाम तो अन्य नाम क्या? पपैया का तार। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास यहीं पर साथियों समाप्त किया गया। यदि साथियों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मित्रों इतने सारे कोर्स करने के लिए साथियों आप हमारे साथ जरूर कॉन्टेक्ट करें। और मित्रों आप हमारे क्लास में ऑफलाइन भी आकर के म्यूजिक का तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ मित्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।